ठीक है, तो अब मैं देखिए शियर फोर्स डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये कल अधूरा रह गया था। तो यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी 25 है, यहाँ पर 5 है, ये पॉइंट ए है, जहाँ पर रिएक्शन आपकी आर ए आ रही है और इसकी वैल्यू 70/3 है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये पॉइंट बी है, यहाँ रिएक्शन आर बी और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 110/3, है ना। ये पूरा यूडीएल है। अब हम रिएक्शन वाला पार्ट कर चुके हैं, अब हम एसएफडी करना चाहते हैं, है ना, एसएफडी। तो एसएफडी के लिए हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? सेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, सेक्शन मेथड। सेक्शन मेथड ही प्रेफर करेंगे आप लोग, वही ज्यादा यूजफुल है, यही यूज करनी भी चाहिए। गेट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी यही यूजफुल होती है ना, जब आप गेट में अपीयर होंगे और वहां पर ये एसएफडी के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या करना है, पूरी की पूरी लोडिंग को हम क्या करते हैं, किसी प्लेन से कट कर देते हैं। ये मेथड है ना, किसी भी प्लेन से कट कर देते हैं, कहीं भी कट कर दो, एनीवेयर, है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ कट कर दिया, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है लेफ्ट साइड से, और इस सेक्शन का हम नाम दे देते हैं, लेट द नेम ऑफ दिस सेक्शन इज xx। तो अब हमें शियर फोर्स क्या करना होगा, अब हमारे पास 3 पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक सेक्शन वाला पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंटों पे हमको क्या करना पड़ेगा, शियर फोर्स निकालना होगा तीनों ही पॉइंटों पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है सेक्शन पे शियर फोर्स निकालना। अब ए पे शियर फोर्स, सबसे पहले चलो ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं शियर फोर्स। तो एफ ए कर लेते हैं कि ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है ना। तो ए पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ये आपने मेथड समझी होगी कि जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट, है ना, JR फॉर जस्ट राइट, JL फॉर जस्ट लेफ्ट। तो ए पॉइंट पर यदि हम देखें तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5, इसकी इंटेंसिटी 5 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 है ना, नॉट 5 तो इंटेंसिटी है। ये आपका किलो न्यूटन में जो रिएक्शन आई है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इस फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, 70/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, let I take the eraser, so we will write it here, FA equal to 70/3। तो जस्ट राइट में 70/3 हो गया, और FA जस्ट लेफ्ट में हम बात करें तो वो 0 हो गया। कैसे हुआ 0? अब आप ये देखिए कि ए पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा बना देता हूँ। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट पर एक रिएक्शन आ रही है 70/3 की, ठीक है, ए पॉइंट पर। अब यदि आप इस पॉइंट के जस्ट राइट में खड़े हो जाएं, मान लीजिए ना, जस्ट राइट में, जस्ट राइट का मेरा मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही छोटी डिस्टेंस है ना, बहुत ही छोटी डिस्टेंस, जस्ट राइट, है ना। इस पॉइंट के जस्ट राइट में आप खड़े हैं, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में कितना फोर्स है। तो केवल आपको एक फोर्स दिखाई दे रहा है 70/3। तो इसलिए शियर फोर्स की वैल्यू हो गई 70/3। शियर फोर्स क्या होता है? शियर फोर्स की जनरल डेफिनेशन है जो हर जगह लागू रहेगी, इट इज द समेशन ऑफ all the forces on left side of the beam, है ना। लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, कोई भी एक चीज आप समझ लीजिए, या तो लेफ्ट से निकालिए, राइट से निकालिए। हम आप लेफ्ट से निकाल रहे हैं, है ना, थोड़ा इजी पड़ेगा इसलिए। तो जस्ट राइट में हमने देखा कि इसके लेफ्ट में कितना फोर्स है, 70/3 है, इसलिए हमारा शियर फोर्स 70/3 हो गया। अब हम जस्ट राइट की जगह पे जस्ट लेफ्ट खड़े हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट जस्ट लेफ्ट है, JL। किसी पॉइंट ए से लेफ्ट में है तो जस्ट लेफ्ट, राइट में है तो जस्ट राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही माइन्यूट है, मतलब 0.00000 मान लीजिए 1 माइक्रोन या मिलीमीटर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट भी वेरी स्मॉल है, जस्ट लेफ्ट भी वेरी स्मॉल है। तो जब आप जस्ट लेफ्ट में खड़े हुए हैं तो आपके लेफ्ट में कितना फोर्स है? कोई भी फोर्स नहीं है, तो 0। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बीम इज 0। ये 0 आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ए पॉइंट पर जो शियर फोर्स है वो 0 से लेकर 70/3 के बीच में वेरी कर रहा है ना। शियर फोर्स 0 भी है, शियर फोर्स 70/3 भी है, तो वो इसके बीच में वेरी कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो ए पॉइंट इज नाउ ओवर,
ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्स पॉइंट पर। तो एक्स पॉइंट की बात करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बीम। तो अब ये पॉइंट है हमारा एक्स पॉइंट, इस पॉइंट से लेफ्ट में हमें देखना है सब कुछ। तो लेफ्ट में कितना फोर्स है, एक तो रिएक्शन फोर्स है 70/3, लिख सकता हूँ 70/3, इट इज द रिएक्शन फोर्स। इसके अलावा आप देखें तो ये फोर्स भी आ रहा है ना, ये फोर्स भी आ रहा है। कौन सा फोर्स आ रहा है, जरा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इससे लेफ्ट साइड में ये जो पूरा पार्ट है यूवीएल, ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, ये फोर्स आ रहा है। अब ये फोर्स अपने सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब ये दोबारा से ट्रेपीजियम बन गया। तो ट्रेपीजियम की केसेस में सॉल्व करने के लिए उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया रेक्टेंगल और सेकंड पार्ट हो गया ट्राइंगल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का आप एरिया कैलकुलेट कर लो, इसकी हाइट कितनी है 5, इसकी लेंथ कितनी है x, तो इसका एरिया कितना हो गया 5x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5x इज द फोर्स। और ये 5x कहाँ पे एक्ट करेगा, अपने सेंट्रोइड पे वर्क करेगा, है ना। इस ब्लू वाले रेक्टेंगल का अपना एक सेंट्रोइड होगा, ये जो ब्लू रेक्टेंगल है इसका एक अपना सेंट्रोइड होगा, और उस सेंट्रोइड पे ये 5x फोर्स एक्ट करेगा, करेक्ट। अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इसका कितना है, x है, बेस तो x ही है। अब इसकी हाइट कितनी है, तो ये वाली हाइट आपको चाहिए, यू नीड दिस हाइट। दिस हाइट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, है ना। आपको लेफ्ट हैंड पे हाइट दे रखी है 5, यहाँ पे हाइट दे रखी है 25, बट इस पॉइंट पे जो हाइट है इट इज नॉट मेंशन। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, थोड़ा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज करते हैं, है ना। क्या करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस लाइन को यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, तो PQR एक ट्राइंगल हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं ये पॉइंट आपका T है और ये पॉइंट आपका U है, तो PTU भी एक ट्राइंगल हो गया, PQR एंड PTU। ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है ना। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के रूल अपन लगा सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैं दोनों ट्राइंगल का पहले नाम लिख देता हूं, कौन कौन से ट्राइंगल पे मैं लगा रहा हूं। पहला ट्राइंगल मेरा है PQR, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTU। दोनों सिमिलर, क्लियर, आपको सिमिलर दिख रहे हैं ना, इट इज सिमिलर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके ये 90-90 एंगल है और ये P एंगल कॉमन है दोनों, so that's why these two angles are similar, है ना, no confusion। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये छोटे वाले की साइड PR डिवाइडेड बाई बड़े वाले की साइड PU, है ना। तो PR बाई PU ऐसे कुछ लिख सकता हूं मैं। सो आई कैन राइट PR डिवाइडेड बाई PU इक्वल टू छोटे वाले की हाइट QR डिवाइडेड बाई बड़े वाले की हाइट TU, बड़े वाले की हाइट TU। इस तरह से सिमिलरिटी ट्राइंगल लग सकता है। अब PR की वैल्यू क्या है, आपको मालूम है x है, आपने x अज्यूम किया है, डिस्टेंस है ये। तो PR की जगह आप लिख सकते हैं x, है ना। यू कैन राइट PR की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई PU। PU आपका टोटल बीम लेंथ है, और टोटल बीम लेंथ आपको पता है क्वेश्चन में 4 मीटर दिया हुआ है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं x/4 इक्वल टू QR। अब ये QR जो हाइट है ये हमारे लिए अननोन है ना, यही हाइट तो हमें अननोन है। तो इस हाइट को लेट मान लेते हैं हम कि ये W है हाइट, दिस हाइट इज W, या इस पॉइंट पे इंटेंसिटी W है। तो हम इसको W ले लेते हैं, W डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी, TU जो है 25 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो हमको इसकी हाइट मिल जाएगी 20, यहां से लेके यहां तक का हाइट है ना, ये हाइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, तो 4 5 या 20 हो गया, तो W इक्वल टू क्या आ गया, 5x आ गया। तो आपने W निकाल लिया 5x इन द फॉर्म ऑफ x, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज किया है आपने यहाँ पर। तो W की वैल्यू आपकी क्या है, 5x है, ठीक है। W की वैल्यू क्या है, 5x है। तो अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे थे PQR का, तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस तो हमें पता था x है, हाइट हमें पता नहीं थी, हाइट हमने सिमिलरिटी से निकाल ली, कितनी निकाल ली, 5x।
तो यहाँ पे हम 5x लिख सकते हैं। तो ये 5x स्क्वायर बाई 2 हो गया इसका एरिया, और एरिया ही फोर्स होता है, तो ये आपका फोर्स हो गया 5x स्क्वायर बाई 2। तो एक बार फिर से समझिए, Fx मैंने कैसे निकाला, x पॉइंट से मैंने लेफ्ट में कंसीडर किया, है ना, मेरा पूरा पूरा कंसंट्रेशन किधर है, लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ नहीं है, लेफ्ट की तरफ कंसंट्रेशन है। मैंने देखा एक तो रिएक्शन आ रही है, एक यूडीएल आ रहा है, और एक आपका यूनिफॉर्मली वेराइंग ट्रायंगुलर शेप लोड आ रहा है। तो रिएक्शन मैंने लिख लिया 70/3, अपवर्ड है इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा है। उसके बाद ये आपका यूडीएल है, इसका एरिया मैंने 5x लिखा है, ये डाउनवर्ड अपने सेंट्रोइड पे काम कर रहा है ना, डाउनवर्ड अपने सेंट्रोइड पे डाउनवर्ड काम कर रहा है, मतलब ये x को ये x/2 और x/2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैंने 5x लिखा है। सिमिलरली ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से 5x स्क्वायर बाई 2 हुआ, और ये जो एरिया है ये भी, ये जो लोड है ये भी अपने सेंट्रोइड पे काम कर रहा है। तो ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो क्या करता है, पूरी लेंथ x को x/3 और 2x/3 में डिवाइड करता है ना, x/3 और 2x/3। तो इन फोर्सेस के आपको पॉइंट भी पता है, एक का पॉइंट G1 है, एक का पॉइंट G2 है। G1 रेक्टेंगल का सेंट्रोइड है, G2 ट्राइंगल का सेंट्रोइड है। ये सेंट्रोइड की आपको जरूरत पड़ेगी बीएमडी में, अभी शियर फोर्स के केस में आपको सेंट्रोइड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये आपका शियर फोर्स हो गया, कौन से पॉइंट पर, x पॉइंट पर आपने शियर फोर्स निकाल दिया, करेक्ट। अब देखो, जब एक बार हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ना, तो बस ये फॉर्मूला x के फॉर्म में बन गया, तो बस हम x की वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। जैसे ये डिस्टेंस x है, तो यदि x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मैं कौन से पॉइंट पर हूं, a पॉइंट पर हूं, और x इक्वल टू 4 है, इसका मतलब मैं कौन से पॉइंट पर हूं, b पॉइंट पर हूं। और बीच में कोई पॉइंट हो सकता है कि x इक्वल टू 2 है तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा, पर इस पॉइंट को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने सेक्शन ले लिया तो बस आपको लेफ्ट पॉइंट, राइट पॉइंट और सेक्शन पॉइंट, बस ये तीन ही पॉइंट्स की आवश्यकता रहती है। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ही आप ए पॉइंट का शियर फोर्स निकालेंगे, है ना। ये जो मैंने शियर फोर्स आपको निकाला है, ये मैंने पॉइंट मेथड से निकाल दिया है। कौन सी मेथड से निकाला है, पॉइंट मेथड, जिसको अभी यूज करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन मेथड में वंस द फॉर्मूला इज अवेलेबल, जस्ट पुट x इक्वल टू 0, you will get the shear force at point A. You will get the shear force at point A. तो जिसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, तो ये वाला टर्म नल हो जाएगा 0, इसमें x 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका shear force कितना बचेगा, 70/3। ये देखो हमारा 70/3 आंसर आया था, पॉइंट मेथड से भी 70/3 आया था, और फॉर्मूला मेथड से, सेक्शन मेथड से भी 70/3 ही आ रहा है। अब यदि इस फॉर्मूले में हम x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो हमें b पॉइंट का शियर फोर्स मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट करने से a पॉइंट का, और x इक्वल टू 4 पुट करने से b पॉइंट का। तो अब सिंपली आपको इसमें x इक्वल टू 4 पुट करना है ना। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड भर गया है, मैं इरेजर ले लेता हूँ हल्का सा, सिमिलरिटी वाले कंसेप्ट को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो अब मैं b पॉइंट का शियर फोर्स निकालूंगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, x की जगह पर 4 पुट करना है। तो एफ बी, x की जगह पर क्या पुट करना है, 4। तो ये हो जाएगा आपका 70/3 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर मीन 16 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कैलसी में कितना आता है ना। तो मेरे ख्याल से राघव ने क्वेश्चन सॉल्व स्वयं ही कर लिया था। तो आंसर बताइए कितना आया था आपका राघव, सॉल्यूशन करने प्लस माइनस करके कितना आंसर आया, कितना, 110/3। फिर से बोलिए। नहीं, 110/3 तो रिएक्शन आई थी। हाँ अच्छा, इतना ही आया था सॉल्व करके, इतना ही आएगा, सही है, राइट। तो 110/3 आपका किलो न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है, किलो न्यूटन। सो 110/3 हमारा बी पॉइंट का फोर्स आ गया, करेक्ट। अब देखो इस फॉर्मूले में x की पावर क्या आई है, 2। x की पावर 2 का मतलब है कि शियर फोर्स, हाँ माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा सर, हाँ माइनस में आ रहा है, वो पॉजिटिव में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव को स्ट्रेट लाइन से हम ऊपर दिखा देंगे और नेगेटिव को स्ट्रेट लाइन से नीचे दिखा देंगे।
तो अब यहाँ पे ये देखिए कि x की पावर 2 है, इसका मतलब इसका जो चेंज है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो रहा है। ये क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा। शियर फोर्स का जो वेरिएशन है वो किस तरह से वेरिएट हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो रहा है ना। तो हमें जब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा तो वो हमें उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए जरा सा मैं शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सो लेट आई क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स। ये मेरा ओरिजिनल डायग्राम था। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम अपना ओरिजिनल डायग्राम कीजिए। यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी थी 5 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे इंटेंसिटी थी 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। यहाँ पे रिएक्शन आपकी थी 70/3 किलो न्यूटन में, और ये रिएक्शन थी आपकी 100/3 किलो न्यूटन में, और ये लेंथ आपको दे रखी थी 4 मीटर। दिस वाज द क्वेश्चन। और इस डायग्राम को हम कौन सा डायग्राम बोलते हैं, लोड डायग्राम। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये कैसा है, लोड डायग्राम। अब मैं बना रहा हूँ शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। इस लाइन को मैं या तो ए बी नाम दे सकता हूँ, या थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ए डैश बी डैश दे सकता हूँ। ए पॉइंट के जस्ट नीचे मैंने ले लिया ए डैश, और बी पॉइंट के जस्ट नीचे मैंने क्या ले लिया, बी डैश। लेट दिस पॉइंट इज बी डैश, करेक्ट। अब मैंने क्या किया था, सेक्शन लिया था। सेक्शन को यहाँ पे दिखाना चाहो दिखा सकते हो, है ना। आपको एसएफडी डायग्राम बनाना है। तो मैंने देखा कि ए पॉइंट पे जो शियर फोर्स आया था वो आया था मेरा प्लस में 70/3। तो प्लस का मतलब इस स्ट्रेट लाइन से मुझे ऊपर शो करना है। तो लेट दिस पॉइंट इज 70/3। तो इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये ए पॉइंट का शियर फोर्स हो गया। सिमिलरली बी पॉइंट का शियर फोर्स आया था नेगेटिव में 110/3। तो बी पॉइंट पर मैंने बिलो साइड में पॉइंट मार्क किया, एंड दिस पॉइंट इज 110/3, है ना। एक तरह से बिलो है इसलिए नेगेटिव है, अबव है इसलिए पॉजिटिव है। सो इट इज प्लस 70/3, इट इज माइनस 110/3। इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मेरे को एक कर्व बनाना है। क्या बनाना है, कर्व। अब कर्व जो है या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर वो पावर 2 वाला यानी कि क्वाड्रेटिक होगा, या फिर यदि पावर 3 आ रही है तो फिर वो क्यूबिक कर्व होगा, लाइक दैट। तो जो आपने fx की इक्वेशन लिखी थी, फॉर्मूला लिखा था, उसमें x की पावर क्या आ रही थी, 2 आ रही थी, x की पावर 2। इसका मतलब मेरा कर्व जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में वेरिएट करेगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मुझे क्या ड्रॉ करना है, एक क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ करना है। तो जब क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ होगा तो उस क्वाड्रेटिक कर्व को मैं इस तरह से थोड़ा सा कर्व देते हुए मिला सकता हूँ, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक कर्व इसको कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगा, है ना। और जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम होती है। ये फंडा है, जहां पर शियर फोर्स 0 हो जाता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और यदि बीम बेंडिंग में फेल होगा तो उसी पॉइंट से फेल होने के चांसेस होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला पॉइंट आखिर कहां पर है, तो ये 4 मीटर की लेंथ है। यदि मैं इसको ऊपर थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लूं तो ये यहाँ पे काट रहा है बीम को। तो ये पूरी लेंथ 4 मीटर है। तो इस 4 मीटर को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए बहुत आसान होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम बस क्या करेंगे, f की जगह पर 0 पुट करके x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने देखो क्या बनाया था, fx का एक फॉर्मूला बनाया था। fx का हमारा फॉर्मूला बना था 70/3 माइनस 5x माइनस 5x²/2, ये फॉर्मूला बना था। अब इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या है, 0, शियर फोर्स की वैल्यू 0। तो इसको हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से इस इक्वेशन में केवल x ही अननोन है। क्या है, केवल x अननोन है। तो इसको हम यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0 = 140 माइनस 30x माइनस
3 पंजे 15x²। यदि हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको x की 2 वैल्यूज देगी, है ना। तो हो सकता है एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, एक वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। हम पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा x इक्वल टू 0 से इधर पॉजिटिव x है ना। तो इस पॉइंट के लिए हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो राघव x की वैल्यू क्या आएगी इसको सॉल्व करके? 2 पॉइंट हाउ मच आपने सॉल्व किया हुआ है? 2.145 शायद। कितनी आई थी सॉल्व होके? इसको यदि आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आपकी x की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। तो वो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपका ये अब शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। इस शियर फोर्स डायग्राम में कोई भी आपकी क्वेरी है दैट वी कैन डिस्कस, और उसके बाद ही फिर हम पीएमडी डायग्राम की तरफ जाएंगे। मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है इसलिए टाइम लगाया। वंस द कंसेप्ट इज क्लियर, आप स्वयं इसको 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाने में बहुत समय नहीं लगता है। जस्ट राइट द इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 4, मार्क द पॉइंट, ड्रॉ द कर्व, बस इतना सा काम है। तो अभी यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताइए। अपना माइक अनम्यूट करके देख सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया आप सबको? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया, ठीक, वेरी गुड। तो अब मैं बस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन और लिख देता हूँ, और बस उसके बाद में फिर आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं। तो अब मैं उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखूंगा। तो मैं इसे अब क्लियर कर रहा हूँ। शियर फोर्स डायग्राम बस ध्यान रखिएगा, एक तरफ ऊपर है, एक तरफ नीचे है, और बीच में हमने क्वाड्रेटिक कर्व से ज्वाइन किया है ना, क्वाड्रेटिक कर्व से ज्वाइन किया। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रहेगा ना। कभी कभी इंटरव्यूज में क्या करते हैं, वो केवल शेप बनवाते हैं आपसे, वो इतनी कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाते। वो बोले इस तरह का लोड है, इसका शियर फोर्स डायग्राम का शेप कैसा होगा। तो अब आप शेप का आइडिया रखिए कि एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, रिएक्शन के बराबर। इधर रिएक्शन 70/3 है तो उसकी हाइट 70/3 होगी, इधर 110/3 होगी, और बीच में क्वाड्रेटिक कर्व आना ही आना है ना। यूबीएल के केस में शियर फोर्स डायग्राम में क्वाड्रेटिक कर्व आना ही आना है। तो वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बनाता है या क्वाड्रेटिक कर्व बनाता है। यदि आपने स्ट्रेट लाइन बना दी तो वो समझेंगे इसको आता ही नहीं है कुछ, ये डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक कर्व बनाना है, ठीक है। So this completes the shear force diagram. Now I am moving to the bending moment diagram, BMD. तो बेंडिंग मोमेंट को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और उसी पॉइंट x पर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो एक बार फिर से लोड डायग्राम जरा जल्दी से बना लेता हूँ। ये इंटेंसिटी 5 है, ये 25 है, लेंथ 4 मीटर है, यहाँ पे रिएक्शन कितनी है 70/3 है। ये A पॉइंट है, यहाँ पे रिएक्शन कितनी है 110/3 है। ये बी पॉइंट है ना। एक मुझे इसको सेक्शन से काटना है, तो मैंने इसको पहले की तरह यहाँ पे सेक्शन से काट दिया। ये सेक्शन काट दिया पॉइंट एक्स, उसी तरह जैसे शियर फोर्स के लिए काटा था, सेम मेथड, और इसको एक्स अज्यूम कर लिया, बिल्कुल सेम, नो प्रॉब्लम। बस अब क्या करना है, एम एक्स होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट की सीधी सीधी डेफिनेशन है, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स on left hand of the beam या लेफ्ट साइड ऑफ द बीम। हम सब कुछ लेफ्ट से कर रहे हैं, राइट से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। वो आप एज असाइनमेंट खुद कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, सेम ही आएगा। हाँ, नहीं आ रहा है तो लगे रहो उसमें, जब तक नहीं आता आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कहा समेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बीम। चलिए तो मूवमेंट देखते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड मतलब ये वाली साइड लेफ्ट है। तो पहला फोर्स कितना है 70/3 और उसकी डिस्टेंस कितनी है x। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट बन जाता है। तो 70/3 इंटू x मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70/3 मल्टीप्लाइड बाई x। ये मूवमेंट हो गया पहला मूवमेंट। अब देखिए मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये भी साथ साथ देखते चलिए। तो आप एक्स पॉइंट की तरफ इस एरो को जब लाएंगे तो आपको कैसा मूवमेंट मिल रहा है, क्लॉकवाइज।
है ना। तो यदि आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या अज्यूम करेंगे, नेगेटिव। ये आपका अपना कन्वेंशन है। तो ये क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। अब आते हैं दूसरा फोर्स। तो दूसरा फोर्स कौन सा था, ये यूडीएल था। और ये यूडीएल जो था इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 5x, और ये 5x अपने सेंट्रॉइड पे काम कर रहा था। ध्यान से देखिएगा, अपने सेंट्रॉइड पे 5x इसकी वैल्यू है और ये अपने सेंट्रॉइड पे काम कर रहा है। तो सेंट्रॉइड, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या करता है, इस पूरी डिस्टेंस x को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इधर भी x/2 इधर भी x/2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x/2। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू 5x है, डिस्टेंस की वैल्यू x/2 है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स है 5x, डिस्टेंस है x/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। और इस एरो को जब आप x की तरफ लाएंगे तो ये कैसा मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो जस्ट पुट ए नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो देखो पहले फोर्स का मूवमेंट, फिर दूसरे फोर्स का मूवमेंट। अब आते हैं तीसरा फोर्स। तो तीसरा फोर्स ट्राइंगल है। तीसरा फोर्स क्या है, ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला था कितना, 5x² 2 निकाला था पिछले, अभी है ना, 5x² 2। बिल्कुल उसी मेथड से, सिमिलरिटी ट्राइंगल वगैरह वो सब एक बार जो कर लिया, दैट विल बी यूजफुल हियर आल्सो। तो ये 5x² 2 इसका हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया था। अब ये वाला जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये अपने सेंट्रॉइड पे काम करेगा। तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यहाँ होता है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये G2 मान लीजिए, दिस इज द सेंट्रॉइड। तो इस सेंट्रॉइड पे जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू है 5x² 2। और ये सेंट्रॉइड ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक तरफ हो जाता है x/3 और दूसरी तरफ हो जाता है 2x/3। तो अब फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है x/3। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया, 5x² 2 तो फोर्स है और डिस्टेंस आपकी कितनी है, x/3 है। अब इसका एरो डाउनवर्ड है तो x पॉइंट की तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। सो जस्ट पुट ए नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो ये आपकी बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन बन गई। देखो कुछ बहुत आसान है बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिखना। शियर फोर्स की इक्वेशन की तरह ही लिखते हैं, केवल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। शियर फोर्स में केवल फोर्स का समेशन करते हैं, और बेंडिंग मूवमेंट में मूवमेंट का समेशन करते हैं। किस तरफ का करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का करते हैं, है ना। लेफ्ट का भी कर सकते हैं या फिर राइट का कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है, मिक्स नहीं करना कि लेफ्ट का भी कर दिया राइट का भी कर दिया। डोंट मिक्स, टेक ऑन आइदर लेफ्ट और राइट। तो अब आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में यदि आप x=0 पुट कर देंगे तो आपको कौन से पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, ए पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। और यदि आप इसमें x=4 पुट कर देंगे तो आपको कौन से पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा, बी पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। और आपको पता है कि लेफ्ट मोस्ट पार्ट और राइट मोस्ट पार्ट, इनके जो मूवमेंट है वो कितने आएंगे, तो सॉल्व करोगे तो देखो ये भी 0 हो गया टर्म, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कुल मिलाकर के 0 आ जाएगा आंसर। तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए इज 0। सिमिलरली x=4 रखकर जब आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आप प्लस माइनस करके 0 ही आ जाएगा, है ना। तो राइट मोस्ट पार्ट पे भी मूवमेंट 0, लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे भी मूवमेंट 0। ठीक है। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो था जहां पर शियर फोर्स क्या हो गया था, 0, जहां पर शियर फोर्स 0 हो गया था, है ना। तो उस शियर फोर्स वाली डिस्टेंस कितनी थी आपकी, x=2.145 कुछ डिस्टेंस थी आपकी। तो अब इसमें x की जगह पर आप 2.145 पुट कर देंगे तो उस पॉइंट पर आपका मूवमेंट आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पर, है ना। तो उस क्रिटिकल पॉइंट का को मैं नाम दे देता हूं, लेट दैट पॉइंट इज C। तो उस पॉइंट का जो भी मूवमेंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट होने के बाद x की जगह क्या रखना है, 2.145 रखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आया था, लगभग 30 से कुछ ऊपर आता है। कितना आया था राघव, सुन पा रहे हैं मुझे? सर मीटिंग में नहीं है सर वो शायद। अच्छा मीटिंग में नहीं है, ओके। चलो किसी और ने सॉल्व किया है क्या? कोई बात नहीं, कैलसी आपके पास होंगे, आप इमीडिएटली से सॉल्व कर लीजिए। 70/3 इंटू 2.145 माइनस 5x इंटू 2.145/2 माइनस 5 इंटू 2.145 होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 2.145/3। इसको सॉल्व करके लगभग जो भी आएगा, मुझे ऐसा कुछ अंदाजा है कि शायद 32 के आसपास कुछ आता है। तो 32 पॉइंट समथिंग मैं मान लेता हूं। और बस अब क्या करना है, मुझे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ, डायग्राम ड्रॉ करना है।
तो आप डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत ही आसान है। देखिए मैं यहीं पे आपको बताता हूँ बिना इसको मिटाए। मैं बस आपका ये मिटा देता हूँ, हल्का सा स्पेस खाली कर लेता हूँ लोड डायग्राम के नीचे। तो लोड डायग्राम के नीचे ही मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा। एक ही सीध में आने चाहिए सारा दोनों डायग्राम। लोड डायग्राम के जस्ट नीचे आपका शियर फोर्स आना चाहिए। शियर फोर्स अभी आपने बनाया था, ये 70/3 वैल्यू आई थी, ये 110/3 आई थी वैल्यू, और इसको आपने एक क्वाड्रेटिक कर्व से ज्वाइन किया था ऐसे। तो ये पॉइंट जो था ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था। इस क्रिटिकल पॉइंट पर x की वैल्यू 0 थी, शियर फोर्स की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 2.145 थी। ये पॉइंट लेफ्ट से 2.145 की डिस्टेंस पर था। ये पॉइंट A था, ये B था, A डैश B डैश मैंने कर दिए थे डिफरेंशिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सिंपली क्या करना है, ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाला, कितना मेरा आया 0, तो ये 0 वाला पॉइंट यही हो जाएगा। बी पॉइंट का मूवमेंट कितना आया, वो भी 0 आया, है ना। ए पॉइंट का मूवमेंट 0, बी पॉइंट का मूवमेंट 0। अब ये सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पॉइंट है ये। तो अब इस पॉइंट का हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, इसको ए डबल डैश, इसको बी डबल डैश और इसको सी डबल डैश। देखिए सी पॉइंट, सी डैश, सी डबल डैश। अब ये सी डबल डैश पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी डबल डैश पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है और इसी पॉइंट पर बीम के फेल्योर होने के चांसेस हैं। तो इस पॉइंट पे हम एक मार्किंग लगाएंगे 32 का पॉइंट, 32 पॉइंट समथिंग। और इसको हम कैसे कर्व से ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, कैसे करें। तो इसमें देखो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया यानी कि पावर 2 है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि यहाँ पे पावर कितनी है 3। तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये एक क्यूबिक कर्व है। तो बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन है वो क्यूबिक कर्व के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक क्यूबिक कर्व बनाना है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से क्यूबिक कर्व का डायग्राम बना देंगे। सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, ये एसएफडी डायग्राम हो गया। लोड डायग्राम क्वेश्चन में दिया ही होता है ना। तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं। शियर फोर्स डायग्राम में केवल फोर्सेस को दिखाए जाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में केवल मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। जहां सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट है वो पॉइंट क्रिटिकल होता है ना। तो अब इसमें देखेंगे कि हमें ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा, है ना। या फिर डिजाइनर के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। आपको एक ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसकी बेंडिंग में स्ट्रेंथ 32 से ज्यादा है, जिसमें बेंडिंग स्ट्रेस को झेलने की पावर 32 पॉइंट से ज्यादा है। यदि आपने 30 का ले लिया तो आपका मटेरियल बेंडिंग में फेल हो जाएगा 100%। ठीक है, तो ये मटेरियल सिलेक्शन में हेल्प करते हैं ये डायग्राम्स कि हाउ मच बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इज कमिंग ऑन दैट पार्ट, दैट एलिमेंट, दैट मशीन एलिमेंट। सिमिलरली यदि शियर फोर्स के केस में देखें तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है 110/3, सबसे ज्यादा यही है। तो हमको उस मटेरियल की शियर स्ट्रेंथ भी चेक करनी होगी कि वो 110/3 से कम ना हो। तो यहां से हमें डिजाइन के लिए दो इनपुट मिले, मटेरियल सिलेक्शन के लिए दो इनपुट मिले कि बेंडिंग मोमेंट 32 से ज्यादा वाला मटेरियल, बेंडिंग ऐसा मटेरियल जिसकी बेंडिंग स्ट्रेस पावर, बेंडिंग स्ट्रेंथ पावर 32 से मोर है, और ऐसा मटेरियल जिसकी शियर स्ट्रेंथ पावर 100/10/3 से मोर है, दैट मटेरियल इज सुटेबल फॉर अस। ठीक है, फिर उसमें हम वो चारों पॉइंट लगाएंगे कि वो मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, है ना, वो अवेलेबल होना चाहिए, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ही ली, और उसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी भी देखनी होगी कि ये वेल्डेबल है कि नहीं, कास्टिंग इसकी हो सकती है कि नहीं, फोर्जिंग इसकी हो सकती है कि नहीं, लाइक दैट। तो अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये एसएफडी पीएमटी क्यों बनाते हैं हम लोग। तो डिजाइनर के लिए मटेरियल सिलेक्शन में बड़े हेल्पफुल है ये। सो आई थिंक इट इज क्लियर, बोथ थिंग आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तक, है ना। इसके बाद फिर मैं प्रिफर्ड सीरीज पे जाऊंगा जहां पर कल हमने क्लास को लीव किया था। बहुत डिटेल में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, इतना कोई करेगा नहीं आपके साथ, क्योंकि ये माना जाता है कि आपने ये सब चीजें सॉम में कर ली हैं, मैकेनिक्स में कर ली हैं। ठीक है, डिजाइन के अंदर ये इतनी चीजें डिटेल में नहीं बताई जाती हैं कि लेफ्ट का लेना है कि राइट का लेना है, कि कौन पॉजिटिव है कि कौन नेगेटिव है ना। फिर भी चूंकि ये अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस हमारी चल रही है, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क, प्लीज डिस्कस।
एनीवन? या सबको क्लियर है? सब आगे से बना लेंगे एसएफडी बीएमडी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बीच में। व्हाटएवर इज पॉजिटिव, व्हाटएवर इज नेगेटिव, आपके कन्वेंशन होते हैं। यदि क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव होगा, और या फिर इसका वाइस वर्सा होगा। तो आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछना शुरू कर दूंगा, है ना। बाय नेम मेरे पास सारा डाटा यहाँ है, तो पूछिए, क्वेश्चन आपके आने चाहिए। आप एसएफडी बीएमडी में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं जरा सा पार्टिसिपेंट लिस्ट देखूं। संदीप राजपूत, सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप राजपूत, यस सर। हाँ, आप ये बताइए, मशीन डिजाइन को डिफाइन करिए। चलिए, व्हाट इज मशीन डिजाइन, डेफिनेशन बता दीजिए, जो भी आती है आपके दिमाग में। क्लास अटेंड की है कि नहीं पिछली पूरी? सर स्टार्टिंग के 1-2 नहीं की सर। हाँ, तो जिस क्लास में मशीन डिजाइन की डेफिनेशन बताई गई है शायद वो आपसे छुट्टी है फिर, है ना। चलिए, कोई और बताइए मशीन डिजाइन की डेफिनेशन। मशीन डिजाइन में एक्चुअली एलिमेंट्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन उस पे एनालिसिस करते हैं सर। हाँ करते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या है? यूज ऑफ से शुरू होती है वो। Scientific principle, Use of technical scientific principle, technical information, imagination, and वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इमेजिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए in the machine or machine a mechanical system or mechanical system विथ to मैक्सिमम perform इकोनॉमी एंड maximum with economy and maximum efficiency. हाँ, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, वेरी गुड, है ना। ये डेफिनेशन है, गुड। तो थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहिए, है ना। प्रोसेस, जो फ्लो चार्ट मैंने बताए हैं, डिजाइन मशीन डिजाइन प्रोसेस बताया है, और ये रिकॉर्डिंग्स को यदि आपका कुछ छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए। मान लीजिए आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, देन रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके लॉगिन में। ओके सर। चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आपको एसएफटी बीएमडी आ गया, और मैं मूव कर रहा हूँ। तो अब मैं अब इस बोर्ड को तो बंद कर रहा हूँ, एंड आई एम शेयरिंग ए न्यू फाइल पीपीटी, है ना। एक पावर पॉइंट स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन पर जरा सा डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास कितना टाइम है इस क्लास में? 10 मिनट। वी हैव 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मिनट्स में डिस्कस करेंगे जितना भी होगा, अदरवाइज कल की क्लास में करेंगे। तो लेट आई एम स्टॉप, इसको स्टॉप करता हूँ, और एक मैं दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ। माइक म्यूट रखिए पार्टिसिपेंट, जिनके फैमिली में डिस्टर्बेंस है तो म्यूट रखिए। जिस वक्त बोलना है उस वक्त ही माइक ओपन करिए, माइक है ना, ओपन करके बोलिए, फिर तुरंत अनम्यूट करिए। तो फ्रॉम बिगिनिंग ही देख लेते हैं, तो मैं इसमें आप शुरू की स्लाइड को थोड़ा छोड़ देता हूँ, है ना। ये सब कंटेंट में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। मशीन डिजाइन डेफिनेशन क्या है, डिजाइन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, है ना। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मशीन एलिमेंट के बारे में बता चुका हूँ, है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट मशीन एलिमेंट की क्या होती हैं? स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, है ना। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। वियर रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सब अच्छी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरेबिलिटी होनी चाहिए, लाइक दैट। डिजाइन प्रोसेस फॉर ए मशीनरी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट इन स्लाइड्स को हम वैसे ही बढ़ा देते हैं, है ना। ये पीपीटी मैंने आपको शायद भेजी भी हुई है पहले, और नहीं भेजी है तो मैं इसे भेज दूंगा। ये डिजाइन पैरामीटर्स हैं 5 पॉइंट एस के अंदर, सेफ्टी, इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, एस्थेटिक्स, एर्गोनॉमिक्स। ये मटेरियल सिलेक्शन लिखने को पेपर में, हाँ हाँ, ये 5 पॉइंट हैं, और ये 4 पॉइंट आपके मटेरियल से रिलेटेड हैं। ये मशीन एलिमेंट की डेफिनेशन है, भेज दूंगा ये पीपीटी में आपको। आपके पास पहुंची है कि नहीं पहुंची है? कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी हैं, सो आई विल शेयर दिस पीपीटी इन योर पोर्टल। सर आपके पोर्टल में डाल दूंगा, वहां से आपके पास ही रहेगी हमेशा के। सर ओके सर। हाँ सर तो हाँ बोलिए। सर ये कह रहा हूँ, ये सब सर क्या डेफिनेशन आएंगी पेपर में? ये सब डिजाइन प्रोसेस, ये सब पेपर में, ये पूरा ये मैप है बनाने को, ये जो कुछ पूछ लेते हैं ना कभी कभी। देखो, जैसे मान लो पेपर पूरा थोड़ी ना 100% न्यूमेरिकल आता है,
कभी कभी रेशो 20-80 हो जाता है, 20% थ्योरी आ गया, 80% न्यूमेरिकल आ गया। और ये पेपर सेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी वो डेरिवेशन करा लेता है फॉर्मूलों के, ना, तो उस केस में थ्योरी वाला कंसेप्ट कभी कभी 30% 40% तक भी पहुंच जाता है। वैसे ज्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट ही रहता है, बट थ्योरी पार्ट कुछ तो रहता ही है ना, तो उस पार्ट में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, और ये सब चीजें आपके लैब के वाइवा में पूछी जा सकती हैं। और जब आप ट्रेनिंग प्लेसमेंट में इंटरव्यू देंगे कंपनी में नेक्स्ट ईयर, वहां पर तो आपसे ये थ्योरी ही डिस्कस होगी, वहां न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व कराई जाएंगे। आमने सामने जब आप बैठेंगे किसी डिजाइन इंजीनियर के आगे, तो वो आपसे फ्लो चार्ट और ये सब चीजें ही डिस्कस करेगा, है ना। तो ये बेसिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मत सोचिए कि एग्जाम में नहीं आएगा, इट मे कम इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये आ गया डिजाइन प्रोसेस फॉर ए मशीन एलिमेंट। चलिए अब यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं, है ना। तो हल्का हल्का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ द R5 बेसिक सीरीज फ्रॉम 1 to 10। तो पहला नंबर तो 1 है ना, पहला नंबर क्या है, 1 है। मुझे यहाँ पर पेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, पॉइंटर ऑप्शंस, पेन ले लेते हैं, राइट। तो अब इसमें देखिए R5 सीरीज है, R5 सीरीज का सीरीज फैक्टर क्या होता है, कल बताया मैंने आपको क्लास में 10 to the power 1/5। इसको सॉल्व करें तो लगभग 1.58 आता है। तो R5 सीरीज हमको क्वेश्चन में दे रखी है और रेंज दे रखी है 1 to 10। तो पहला नंबर 1 हो गया, है ना, जो फर्स्ट टर्म है वो 1 हो गया। अब उससे जो अगला टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सीरीज फैक्टर। सीरीज फैक्टर को हम अब रिप्रेजेंट करेंगे 5 से, तो 1 into 5 5 हो गया, 5 into 5 5 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर into 5 5 क्यूब हो गया। इस तरह से आप एक अंदाजा ले सकते हैं। और ये सीरीज nth टर्म जो होगा इसका वो हो जाएगा 5 to the power n-1। ठीक है, अब आपको ये लास्ट टर्म पता लग गया, आपका लास्ट टर्म कितना है, 10 है। बस आप इस वाली वैल्यू को इस 10 के इक्वल कर दो, तो आप सिंपली लिख सकते हो 5 to the power n-1 इक्वल टू 10। अब देखो 5 की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर 1/5, तो 5 की जगह आप लिख दीजिए 10 to the power 1/5 होल पावर। अब n आया, अब n का मतलब नंबर ऑफ, कितनी नंबर है, टोटल संख्या चाहिए, तो ये पूछ रहा है नंबर बताइए, है ना। तो कितनी नंबर आएंगी, कल मैंने बताया था कि जब R5 सीरीज होती है तो 6 नंबर आती हैं, एक बढ़ के आती है ना। तो मेरे दिमाग में आ गया n की जगह मुझे 6 रखना है, तो मैंने 6 रख दिया। 6 - 1 कितना हो गया, 5, है ना, 10 ऐसे आ गया। अब मान लीजिए आपको कभी कभी क्वेश्चन में सीरीज नहीं दे रखी है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे n-1 ही चलने दो। अब इस पूरे इक्वेशन में n अननोन है, तो n को आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको n = 6 अपने आप ही मिल जाएगा, है ना। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो इतना काम करने के बाद फिर क्या करना है, देखो अब बस आपको नंबर्स बतानी है। तो पहली नंबर 1, अब दूसरी नंबर क्या हो गई, 10 to the power 1/5। उससे अगली क्या होगी, 10 to the power 2/5, 10 to the power 3/5, 10 to the power 4/5, 10 to the power 5/5 मतलब 1। तो देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर, बस आपको ये सॉल्व कर देना है जो भी आपका कैलसी से आ रहा हो। तो एक बार जरा सॉल्व करिए, 10 की पावर 0.2 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर साथ में रखा करिए, 1.58, है ना। तो 1.58 में चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो गई 1.58, कॉमा अब 10 की पावर 2/5 कितना हो जाएगा, 2.51। 2.51, वेरी गुड। ऐसे मुझे बताते जाइए, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। 3/5 का बता दीजिए, 3.98। 3.98। शाबाश। और उससे अगला बता दीजिए, 6.3। 6.3। और उससे अगला तो 10 आ ही जाएगा, 9.99 आएगा, तब भी आप उसको 10 लिख देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। कभी कभी एग्जाम में इस तरह का एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई R5 सीरीज का ये बता दो। अब इसमें फायदा क्या है, देखो कि जैसे ही कंपनी हमारी R5 से R10 की तरफ एक्सपांड करेगी फ्यूचर में, अभी वो कितने मॉडल बना रही है, 6 मॉडल्स बना रही है, 6 मॉडल्स बना रही है, ठीक है। R5 सीरीज पे काम कर रही है, अभी उसके रिसोर्सेज कम है, इसलिए वो 6 मॉडल बना रही है।
है ना। पुष्पेंद्र शर्मा, मैं Yes, sir. आपकी सुनता हूँ, मेरी बात जरा पूरी हो जाने दो। Okay, sir. हाँ, तो R5 सीरीज पे कंपनी काम कर रही है, वो 6 मॉडल बना रही है। जैसे ही वो R10 पे एक्सपांशन पे जाएगी 11 तो मॉडल। उसके मॉडल 11 हो जाएंगे, तो 11 में से ये पुराने वाले 6 कॉमन होंगे। यस मतलब ऐसा नहीं होगा कि 11 के 11 नए आ गए, तो उसमें क्या होता है, रिसोर्सेस हमारे ज्यादा लगते हैं। हमारे नए मॉडल आ गए 11, पुराने 6 हमने यूज ही नहीं करे। तो एक्सपांशन का मतलब यह है कि पुराने मॉडल एज इट इज चलते रहें और उसमें नए 5 मॉडल ऐड हो जाएं, सो दैट टोटल इज 11। तो इन सीरीजों पे काम करने से ये फायदा होता है कि वंस यू गो फ्रॉम R5 टू R10, आपके मॉडल्स 6 से 11 हो जाएंगे, लेकिन उस 11 में पुराने 6 जरूर शामिल होंगे, है ना। ये मैथमेटिक्स इस तरह की बनी हुई है इन सीरीज में, सीरीज फैक्टर के अकॉर्डिंग, कि आपके मॉडल्स पुराने वाले एग्जिस्ट करेंगे, वो हटेंगे नहीं सीरीज में से। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब बोलिए राघव, आप रेज हैंड किया था आपने। So पुष्पेंद्र। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये कह रहा सर आपने सर अभी सर ऊपर सर बताया था कि सर अगर R5 हमें नहीं दे रखा होगा तब भी चलेगा, हम निकाल सकते हैं, लेकिन सर R5 नहीं दे रखा हो तो सर फिर हमें 1/5 भी पता नहीं होगा ना। हाँ, तब फिर दो ऑप्शन होते हैं। देखो, डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन डाटा बुक अलाउड करते हैं ना, अजम्पशन बहुत अलाउड होते हैं डिजाइन के अंदर। यदि आपको लगता है कि सम डाटा इज इनकम्प्लीट, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता बिना इस चीज के, इफ ऐसा लगता है आपको, देन यू कैन अज्यूम योर सीरीज, है ना। आप अपनी तरफ से R10 अज्यूम कर लीजिए, R5 अज्यूम कर लीजिए, बट क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, डोंट लीव ब्लैंक दैट। ओके यदि आपको सीरीज दे रखी होगी, वेल एंड गुड, नहीं दे रखी होगी तो उसको फाइंड करने का कोई क्लू दे रखा होगा, और यदि कोई क्लू भी नहीं दे रखा है, आपको ऐसा लगता है कि देयर इज नो क्लू गिवन हियर, देन यू कैन अज्यूम योर डाटा। ओके सर। और कोई बताइए, और कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में? बड़े आराम से कर लेंगे आप एग्जाम में, इसमें पूरे पक्के नंबर मिलते हैं। ये तो मतलब या तो ये पूरा मिलेगा या जीरो मिलेगा, इसको जरा ध्यान से कर लेना। कुछ नहीं है, जीपी है और कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए मैं जरा सा इस बोर्ड को क्लियर करता हूँ और सेकंड वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। अभी कितना टाइम है हमारे पास? अभी है 5 मिनट। गुड, तो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। तो मैं जरा सा इसको इरेज और लिंक कर देता हूँ, मेरी इंक क्लियर हो गई। चलिए अब मैं इसमें आता हूँ, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ R20/4 100,000। अब देखो इसमें क्या है, R20 सीरीज है लेकिन ऑब्लिक 4 भी लगा हुआ है ना। तो R20 सीरीज पे यदि आप काम करेंगे तो आपका सीरीज फैक्टर 5 जो है वो क्या होता है, 10⁻1/220 होता है ना, 10⁻1/20, राइट। अब इस सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 100 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 है, और लास्ट एलिमेंट कितना है, 1000 है। लास्ट एलिमेंट मतलब nth एलिमेंट मानिए आप, है ना, जीपी का nth एलिमेंट। और R20/4 का मतलब क्या है सर? अभी पूरी बात मेरी सुन लो, 20/4 भी क्लियर हो जाएगा अभी आपको। तो मैंने 100 लिखा फर्स्ट एलिमेंट, और इस तरह से सीरीज चलती जाएगी और लास्ट में वैल्यू क्या आएगी, 1000 आएगी। तो ये हुई R20 सीरीज। ये तो R20 का काम हुआ, लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है R20/4, R20/4। तो अब इसमें क्या होगा, देखो R20 में मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 21, है ना, 21 एलिमेंट्स। तो मोटा मोटा आप ऐसे मानिए कि मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th 7th 8th 9th, 6th 7th 8th 9th, है ना, और डॉट 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 कर देता हूँ पूरा, और मान लो ये लास्ट एलिमेंट 21 एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 100 है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट एलिमेंट 1000 है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें बीच के एलिमेंट बताने हैं। सीरीज फैक्टर हमारे पास है, जस्ट हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 100 को 10⁻1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको अगला एलिमेंट मिल जाएगा। तो जरा मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, 100 × 10⁻1/20 कितना आएगा, 112.2। 112.2, वेरी गुड, 112.2, ये सेकंड एलिमेंट आ गया। ऐसे थर्ड बताइए, दोबारा से उतने का एक मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻1/20 का, 125.89। 125.89, और उससे अगला बता दीजिए, 4-5 बता दीजिए, थोड़े से, सारे नहीं, 4-5 बता दीजिए लगा। 141.25। 141.25,
158.48 158.48 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। 177.8 हाँ 177, बस अब ये इतना ही सही मेरे को समझ में आ जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूँ 170 पॉइंट समथिंग जो भी है। चलिए अब क्या हो रहा है, यदि ये क्वेश्चन में R20 होता तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया, सिंपल है ना, R20 के हिसाब से सॉल्व हो गया। अब R20/4 का मतलब है, 4 का मतलब है यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट, मतलब सीरीज में देखें आप यहां से, तो ये मान लो पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, फिर ये पांचवा एलिमेंट है। तो मैं चार चार एलिमेंट क्या करूंगा, बीच में से जंप कर जाऊंगा, है ना, ड्यू टू एनीथिंग मैं बीच में से चार चार एलिमेंट क्या कर जाऊंगा, जंप कर जाऊंगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, हमारा सीरीज फैक्टर कितना है 10⁻1/20। तो मेरा सीरीज फैक्टर फाइनल मतलब नेट सीरीज फैक्टर या एक्चुअल सीरीज फैक्टर, तो मैं यहां लिख देता हूं 5f, f फॉर फाइनल सीरीज फैक्टर, दैट विल बी गिवन बाय 5⁴। ये 4 का यहां पर ये यूज है। 4 का मतलब है आपको चार चार एलिमेंट छोड़ करके वैल्यूज बतानी है ना। तो आपका जो सीरीज फैक्टर है वो पावर 4 में चला जाएगा, यानी कि 10⁻1/20, 2/20, 3/20, 4/20, है ना। तो ये बीच के कुछ एलिमेंट छूटेंगे, हम जंप करेंगे चार चार एलिमेंट छोड़ करके। तो ऐसे केस में हमारा जो फाइनल सीरीज फैक्टर है वो पुराने सीरीज फैक्टर की पावर 4 हो जाएगा। तो एक तरह से ये 10⁻4/20 हो गया, तो एक तरह से ये 10⁻1/5 हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपका पहला एलिमेंट कितना है 1, पहला एलिमेंट है आपका 100, है ना। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए इसी से बताते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट वैल्यू तो 100 है, अब 100 मल्टीप्लाइड बाय ये करिए आप 10⁻1/5 करिए, फाइनल सीरीज फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आएगा बताइए। 158। तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 158। और देखो अभी इसमें नेक्स्ट एलिमेंट कितना था, 112 था R20 में, लेकिन R20/4 में नेक्स्ट एलिमेंट 158.48 है। और देखो 158.48 यहां भी आ रहा था। तो आपने कितने एलिमेंट छोड़ दिए, 1 2 3 छोड़ दिए, चौथा ले लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 3 छोड़ते जाएंगे, चौथा लेते जाएंगे, 3 छोड़ते जाएंगे, चौथा लेते, इसी बार इसके आगे वाले 3 छोड़ देंगे, फिर चौथा लेते जाएंगे। अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 158.48 में 10⁻1/5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 251.18। ओके, फिर से कर दीजिए इसी को 10⁻1/5 को, करिए 398.10। हाँ फिर करो, जब तक 1000 ना हो जाए करते रहो। 398.10 तो उसको राउंड ऑफ करके हम 398 भी ले सकते हैं, दैट इज द कंपनी चॉइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस 251 ले सकते हैं। हाँ बोलिए सर 630.95 आया था सर, उसके बाद हाँ, आगे बोलिए। वो सर फिर दैट वो आ गया 1000 आ गया। तो अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट मिले आपको, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट मिले आपको, है ना, 6 एलिमेंट। तो अब इस R20/4 का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें रखनी तो R20 सीरीज है, लेकिन हमको चौथा चौथा एलिमेंट लेता जाना है, 3 3 एलिमेंट छोड़ते जाने हैं। तो उस केस में जो फाइनल सीरीज फैक्टर होता है वो पुराने सीरीज फैक्टर का पावर 4 हो जाता है। यदि यहाँ पे 20/6 होता मान लीजिए, तो हमें छठा एलिमेंट लेना है, तो हमारा जो सीरीज फैक्टर है वो कितना हो जाता, 5⁻6 हो। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। आज क्लियर है ये, गुड। तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, अब टाइम हमारा लगभग पूरा हो गया है, तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ। कल की क्लास में हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में जाएंगे इसी पेपर सीरीज में, ठीक है। तो मैं अब इस पीपीटी को यहीं क्लोज कर रहा हूँ। अगली कल की क्लास में जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो जरा मैं दिखा देता हूँ आपको। हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे 1.3, फिर हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे 11 शाफ्ट की डायमीटर डिजाइन करेंगे हम इसमें, फिर हम ये करेंगे
और इसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटीज ऑफ द डंपर्स, है ना। डंपर्स की लोड कैरिंग कैपेसिटीज को भी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो इतना करने से, और एक क्वेश्चन ये और कर लेंगे स्पीड का, इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मॉड्यूल 1 के अंदर जो हमारा एक पहला चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन टू मशीन डिजाइन, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड यूनिट पर मूव करेंगे। तो कल की क्लास में 9 बजे तक, ठीक है। स्टॉप कर रहा हूं मैं। कोई किसी की क्वेरी हो तो लास्ट 1 मिनट है, पूछ लीजिए, और यदि नहीं है तो फिर मैं क्लोज कर दूं मीटिंग। मेरी टीम। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? कौन सा स्ट्रेस? बेंडिंग स्ट्रेस, बियरिंग 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 स्ट्रेस। देखो बियरिंग का सीधा मतलब होता है झेलना, है ना, कितना झेल सकता है। अब बियरिंग शब्द जो कई जगह यूज हो जाता है ना। मान लो मेरे मटेरियल में 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर